हाय, मैं उसी गुंजाठन स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं वो एकदम इतने पीक पे हैं, क्यों जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है वो आज से 10 साल पहले जो थे उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा गुना जो है वो बढ़ चुके हैं। आखिर क्या क्या रीजंस होते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहीं गुना महंगी हो गई है सालों में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, बात करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, ऐसी ही आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल एस्टेट की। आप लोग जानते हैं कि घर खरीदना ना एक इमोशन होता है हर एक इंसान का। आप एक ह्यूमन बीइंग हो और ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो मकान वाला पॉइंट होता है ना, बहुत सारे लोग जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोगों का बचपन एक किराए के घर में बीता हुआ होता है। उन लोगों का ऐसा सपना होता है कि यार बचपन गया किराए के मकान में, अब जवानी में जब हम फाइनली कमाने लगे हैं तो हम जो है पहले कमाई से सबसे पहले ना अपना घर खरीदेंगे, बाद में है फिर सेटल वेटल होंगे, कार वगैरह गाड़ी वगैरह ये सब लेंगे। मगर सबसे पहले जैसे ही हम कमाने लगते हैं तो सबसे पहले जो है हम घर खरीदेंगे। लेकिन घर क्या ऐसी छोटी मोटी प्राइस में तो आ नहीं जाता है। तो ऐसे में उसका वो जो सपना है उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ता है। वो सोचता है कि यार क्यों जो है प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस है वो इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो वही सब रीज़न के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब अगर मैं किसी भी प्राइस की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आ जाता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का। उम्मीद है कि आपने भी इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ा होगा। अब अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड वगैरह से नहीं आते हो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता देती हूँ आपको छोटा सा ब्रीफ में कि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या कहता है। खैर सिर्फ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की बात नहीं है, मार्केट में जो भी हर एक चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई से तो डिसाइड होती है यार। तो अगर हम फल और सब्जियों से लेकर मार्केट में जो भी आपके डेली यूज़ के जो आइटम्स है, जैसे कुछ भी चीज़ ले लो, आप उसकी बात करो कि बारिश में जैसे अम्ब्रेला के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इस तरीके के जो भी आइटम्स होते हैं वो है ना किस तरीके से उनकी जो प्राइस है वो बढ़ा करती है। जैसे कि अभी पेट्रोल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा पीक पे जा रहे हैं। क्यों गए? क्योंकि जब अगर जो क्रूड ऑयल है उसकी अगर सप्लाई जो है अगर सपोज वो कम होने लगे तो जाहिर सी बात है डिमांड तो मार्केट में एज इट इज़ है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो देखो मार्केट में कितनी आपूर्ति है जो हो पा रही है, डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं होगी और डिमांड अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रही होगी सप्लाई, तो लिहाजा सी बात है प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने सिंपल सा आपको समझाया है कि किस तरीके से या तो डिमांड जो है वो बहुत हाई है और जो सप्लाई है वो कम है। जैसे आज अगर मुझे किसी भी चीज़ की चाहिए 100 क्वांटिटी, लेकिन 100 क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मार्केट में सपोज 75-80 क्वांटिटी ही जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होगा कि मुझे जो भी प्रोडक्ट चाहिए, देखो उसकी आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो सप्लायर है अपनी वो जो 80 चीज़ें उनका जो दाम है उस 80 क्वांटिटी का बढ़ा के मुझे देने वाला है, क्योंकि उससे पता है कि यार मांग बहुत है। लेकिन ऐसे में क्या है, मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके अपनी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये कैसे रियल एस्टेट में एप्लीकेबल होती है, सिंपल सी बात है कि आजकल क्या हो रहा है कि हम जैसे कॉमन लोग जो कि मेट्रो से बिलोंग नहीं करते, हम लोग एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे टाउन से आते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग एकेडमिकली अच्छा जो है क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाते हैं, इंजीनियर या फिर आपका MBA या फिर CA, हमने ये सब डिग्रीज जो है वो ले ली। अब लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे जॉब ही नहीं होती है। ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें माइग्रेट करना पड़ता है, हमें दूसरे शहर में मेट्रोस में रिलोकेट करना पड़ता है। क्योंकि आज अगर मैं CA हूँ और अगर मुझे बिग फोर्स वगैरह में, मुझे बिग कॉर्पोरेट्स में, MNCs में जो है वो जॉब चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने शहर से वहाँ पे रिलोकेट होना पड़ेगा। अब अगर मैं रिलोकेट हो रही हूँ, मैं वहाँ जाके अच्छा कमा रही हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे क्या लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, बहुत रह लिए, हम जो
पीजी हॉस्टल की लाइफ में अभी तो खुद का घर चाहिए। तो ठीक है, अच्छी सैलरी वगैरह अगर आ रही है, जो डाउन पेमेंट जितना सैलरी जो है वो जुगाड़ कर लिया है, तो अब मैं चाहूँगी कि चलो लेट्स बाय अ हाउस फॉर मी एंड माई फैमिली। तो मैंने क्या किया, मैंने उस शहर में जो है घर ले लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो आप, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग तो उस शहर में ऑलरेडी रह ही रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग वहाँ पे रिलोकेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। एंड आपने देखा होगा कि इसीलिए बाकी शहरों के मुकाबले मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, क्योंकि यही वो सिटीज़ है जहाँ पे की जो बड़ी बड़ी कंपनी से वो हुआ करती है। और जब तक हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे टाउन में वो जो बड़ी कंपनी से वो मिल नहीं जाती, तब तक हमें हर बार जो है वो रिलोकेट होना पड़ता है। तो यही एक रीज़न होता है कि क्यों बड़ी सिटीज़ में जो है वो प्राइजेस भी बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती है। अब क्या इकलौता यही रीज़न है कि बस पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सिटीज़ में इसलिए प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं? तो नहीं, सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है, हालांकि ये एक बहुत मेजर रीज़न है, बट इसके अलावा देखो ये जो रीज़न है ये कहीं ना कहीं जेन्युइन रीज़न है। लेकिन एक और रीज़न भी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप जानते होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। कैसे होता है ये? सबसे ज़्यादा इसका जो पॉपुलर रूट होता है ना, वो तो रियल इस्टेट से ही होके गुजरता है। आपको पता है कि देखो जो ब्लैक मनी है ना, जो भी करप्शन कर रहा है या फिर और दूसरे सोर्सेज से उसके पास ब्लैक मनी आ रहा है, जैसे ब्लैक मनी को वो जो है वो बैंक वगैरह में तो डाल नहीं सकता है वरना पकड़ा जाएगा। तो ऐसे में वो करेगा क्या? तो ऐसे में वो जो है उसको रियल इस्टेट बाय करने के काम में लेता है। तो अगर वो निवेश कर भी रहा है तो वो प्राइजेस कैसे बढ़ा रहा है? निवेश तो हम भी कर रहे हैं रियल इस्टेट में, निवेश तो वो भी कर रहा है रियल इस्टेट में, तो फिर कैसे उससे जो है वो प्राइजेस इम्पैक्ट हो रहे हैं? सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताओ कि जो भी करप्शन कर रहा है वो कोई छोटा मोटा आदमी होगा या फिर बहुत बड़ा लेवल का? आपको पता है कि ज़्यादातर जो करप्शन है इन सब में इन्वॉल्व कौन कौन सी पार्टीज हुआ करती हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी जो है वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो निवेश करती नहीं है। तो क्या होता है कि लेट्स से एक बिल्डर की मैं बात ले लेती हूँ। एक बिल्डर जो है वो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा है, जहाँ पे वो खूब सारी मल्टीज बना रहा है। सपोज वो बना रहा है आपके पास 50 जो मल्टीज है वो बना रहा है। अब ऐसे में ये जो करप्शन वाली ये जो बड़ी वाली पार्टी है ना, इसको लगा कि यार देखो मैंने पैसे हैं ब्लैक मनी वाले जुगाड़ लिए, मुझे रियल एस्टेट में जाना है। उसको पता चला कि अच्छा वो 50 वाली जो मल्टीज है वो सेल आउट के लिए रखी हुई हैं। तो उसने क्या किया, वो वहाँ पे गया और उसने मुझे बोला कि अच्छा आपकी जो 25 मल्टीज है वो मैं ले रहा हूँ। मतलब कि 50% जो पोर्शन है वो उसने एक सिंगल पार्टी ने ले लिया। अब ले लिया तो ऐसे में बिल्डर के दिमाग में क्या आया कि देखो मेरी जो लागत है, मेरी जो कॉस्ट है वो तो निकल ही चुकी है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इतना जो है रियल एस्टेट में देखो बहुत प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये बिल्डर्स लोग रखा करते हैं, क्योंकि ये जब बड़ी बड़ी जो मल्टीज वगैरह है बनाया करते हैं तो ये इतना अच्छा जो है क्वालिटी उसकी नहीं रखा करते। नॉर्मली सिनेरियो में यही हुआ करता है। तो अब क्या हुआ कि उसकी जो लागत है समहाउ वो उससे निकल गई। अब उसने क्या सोचा कि अब बचे हुए जो 25 मल्टीज है ना, उनको मैं अपने मनपसंद दाम पे भी बेच सकता हूँ। अगेन मैंने जैसे आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई वाली जो चीज़ है, कि अब क्या हुआ कि उसकी अब उसको पता है कि पहले क्या था, मुझे 50 मल्टीज़ को बेचना था, अब मेरे पास 25 मल्टीज़ को ही बेचना है। उसकी सप्लाई जो है वो कम हो चुकी है। स्टिल मार्केट में डिमांड उतनी ही है, मार्केट में डिमांड जो है वो उतनी ही है, क्योंकि सिंगल पार्टी ने क्या किया है 25 मल्टीज़ ले लिए हैं। तो अभी एक सिंगल पार्टी ने तो ले लिया है, मगर उसके अलावा हम जैसे कॉमन लोग भी तो बैठे हैं, तो उसकी देखो मल्टीज़ की डिमांड उतनी है, बट सप्लाई अब 50 से घट के 25 हो गई है। ऐसे में उसको एक कॉन्फिडेंस आया है बिल्डर को कि अच्छा अब ये जो 25 है इसकी मैं प्राइस ऊंची कर सकता हूँ, और जिसको लेना होगा वो तो बढ़ी हुई प्राइजेस में भी लेगा। तो इस तरीके से एक ये फैक्टर भी है जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से जो है आपका जो रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे हमने दो रीज़न समझे हैं कि फर्स्ट जो चीज़ होती है माइग्रेशन जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ में बढ़ रहा है, एंड सेकंड करप्शन भी बढ़ रहा है। करप्शन की वजह से समहाउ जो है लोग अपना उस ब्लैक मनी का कन्वर्जन करने के लिए रियल इस्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, एंड वो उसकी वजह से जो है प्राइस
प्राइजेस जो है कंटिन्यूसली राइज होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सच्चाई से जो है फैक्ट्स वगैरह सब रखे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इस तरीके की मोर इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग ईएमआई का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई ईएमआई है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।